हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक वाजपेयी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। फटाफट सेशन को बच्चे शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल दिख रही है, वो प्रोफाइल आपकी अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी पर आप लोग क्या करेंगे, अनअकैडमी पर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चे। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको एक गोल सेलेक्ट करना है, एसएससी गोल सेलेक्ट करेंगे और सर्च एजुकेटर्स में जा करके आलोक कुमार वाजपेयी को सर्च करना है और यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप फॉलो करेंगे हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, यानी कि अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं और जो भी क्लासेस होने वाली हैं, उन सब का होने वाली क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा और जो भी क्लासेस मेरी वहाँ पर हो चुकी हैं वो भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले अनअकैडमी पर आप सारे लोग बिल्कुल फॉलो जरूर करेंगे। दूसरी चीज़, अगर अभी तक आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GS बाय आलोक सर। तो इस पर आप सारे लोगों को जुड़ना है। इसी तरीके की तस्वीर होगी, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स आपको लगभग दिखाई देंगे। तो आपको इस पर जुड़ना है, जिससे आपको PDF वहाँ पर नियमित समय पर आफ्टर द क्लास मिल जाएगी। तो इस ग्रुप को आप सभी को ज्वाइन करना है। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आप सारे लोगों को सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए करना क्या है बच्चे, हमारा एक कोड है ABSIR10। इस ABSIR10 कोड को जरूर अप्लाई करना है। इससे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है और ये 10% का डिस्काउंट के साथ में ही आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चे 7895905921। इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस ज़रूर मैं दूंगा। अगर किसी भी तरीके के नोट्स की ज़रूरत है या किसी भी तरीके के आपको कन्फ्यूज़न है किसी भी GS में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो पर्सनली निश्चित रूप से आपको वहाँ पर गाइड करता रहूँगा। आपको करना क्या है, ABSIR10 कोड का प्रयोग करना है और 10% का डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये तो बात रही जो हम रेगुलर बेसिस पर आपके साथ में शेयर करते हैं। अब आज की ट्रिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर एक ट्रिक दिख रही है, राष्ट्रपति की ट्रिक है, अनुच्छेद की ट्रिक है याद करने की। भाई लाओ बैठाओ हटाओ लटकाओ। देखिए लाओ का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति का हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में है, 52 में है। फिर देखिए बैठाओ यानी कि यहाँ पर शपथ वगैरह के बारे में हो गया। फिर हटाओ, कैसे हटेगा राष्ट्रपति, इम्पीचमेंट जिसको महाभियोग कहते हैं, आर्टिकल नंबर 61 हो गया। फिर लटकाओ यानी कि जो क्षमादान की पावर है राष्ट्रपति की, कौन सी बच्चे, जो क्षमादान की पावर है वो आर्टिकल नंबर 72 में है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, लाओ बैठाओ हटाओ और लटकाओ। इससे आपकी राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल आपको इजीली यहाँ पर याद हो जाएंगे। क्लियर हो गए बच्चे, ये ट्रिक में बिल्कुल मजा आया होगा। इसी तरीके से अब हम ट्रिक आपके लिए एक जरूर लाते रहेंगे। जो हमारा 12:30 बजे आपका सेशन होता है वाईफाई स्टूडियोज पर ही, तो वहाँ पर हम ट्रिक आपके लिए जरूर एक डेली ट्रिक लाने की कोशिश करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू हेड अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन में यह पूछा गया है, भारत की पहली महिला जिसने राज्य चुनाव आयोग का नेतृत्व किया। देखिए राज्य चुनाव आयोग के यानी कि नेतृत्व की बात की गई है तो CEC रही स्टेट इलेक्शन कमीशन में। CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है। तो देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो यहाँ पर रमा देवी मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं। रमा देवी जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर गलत हो जाएगा बच्चे। देखिए रमा देवी इसलिए नहीं होगा क्योंकि रमा देवी आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं, लेकिन यूनियन इलेक्शन कमीशन की, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की CEC रही हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो VS रमा देवी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य निर्वाचन आयोग का, राज्य चुनाव आयोग का, तो राज्य चुनाव आयोग की रही हैं नीला सत्यानारायण और ये रही हैं आपकी महाराष्ट्र की। कहाँ की रही हैं, महाराष्ट्र की। यानी कि अगर हम बात करें पूरे इंडिया में सबसे पहले कौन राज्य महिला चुनाव आयोग की अध्यक्ष बनती है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, नीला सत्यानारायण। और भारत में अगर पूछा जाए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की पहली महिला चेयरमैन या पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो रमा देवी हो जाएगा। अब यहाँ पर दो और ऑप्शन दिख रहे हैं, CB मुथम्मा और अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा की जैसे ही बात करते हैं तो आंसर क्या आता है, पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा। और पहली महिला IFS फॉरेन सर्विस की बात करेंगे तो पहली महिला IFS अधिकारी CB
मुथम्मा हो गया। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके तैयार हो गए, नीला सत्यानारायण, सी वी मुथम्मा, रमा देवी और अन्ना राजम मल्होत्रा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। याद रखिए, B1 की हम बात करते हैं थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड बात करते हैं विटामिन सी, तो यानी कि आंसर यही आपका हो गया विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड बी का कॉम्प्लेक्स का नहीं है विटामिन। राइबोफ्लेविन हो गया आपका, ये B2 हो गया राइबोफ्लेविन। फोलिक एसिड पूछा जाए विटामिन B9 केमिकल नेम हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिडकल डैम सिचुएटेड एट विच रिवर, हिडकल डैम किस नदी पर स्थित है। आप लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भाई, अब अगर कभी आपसे पूछा जाए, मान लीजिए ये घाट प्रभा ऑप्शन में ना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप लोग ये बताइएगा। आंसर तो घाट प्रभा है। आप लोग ये बताइए घाट प्रभा किस नदी की सहायक नदी है, ये बताना है। हिडकल बांध तो घाट प्रभा पे हो गया, ये तो प्रश्न का उत्तर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि भाई ये घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है। गोदावरी की बात करें, एक शहर है नासिक, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और नासिक में ये जो गोदावरी निकलती है किससे निकलती है, ये आपकी त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है, त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखना है। वृद्ध गंगा अगर कभी पूछा जाएगा, वृद्ध गंगा, तो ये आपकी कौन सी हो जाती है, गोदावरी। कृष्णा अगर पूछा जाएगा तो विजयवाड़ा शहर, कौन सा शहर बच्चे, विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे है। नर्मदा की बात करेंगे तो देखिए अमरकंटक से निकलती है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और इसके किनारे एक प्रसिद्ध शहर है मध्य प्रदेश का जबलपुर। अब अगर कभी आपसे भेड़ा घाट पूछा जाए संगमरमर के लिए भेड़ा घाट, तो ये भेड़ा घाट भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये जबलपुर के पास में स्थित है। तो इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल गए। बिल्कुल भैया एकदम सही है, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आप आंसर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, ओजोन लेयर क्या अवशोषित करती है, क्या वो एब्जॉर्ब करती है, क्या वो एक्सरे यानी कि गामा रे बिल्कुल गलत है, इंफ्रारेड बिल्कुल गलत है, एक्सरे बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर ये एक्सरे एक्सरे होगा, इसको हम लोग कहेंगे गामा रे, क्या कहेंगे यहाँ पर, गामा रे। तो यहाँ पर अगर सही आंसर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेजेस को ये एब्जॉर्ब करती है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अब अल्ट्रा वायलेट रेजेस को एब्जॉर्ब तो करती है, बेसिकली होता क्या है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल में है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो भी सनलाइट है, ये ओजोन लेयर है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है यहाँ पर, और फिर छनकर के फिल्टर के होकर के पृथ्वी पर आती है। अगर मान लीजिए ये ओजोन लेयर ना हो, हालांकि हम लोग यहाँ पर CFC गैसेस का यहाँ पर बहुत प्रयोग करते हैं, पैकेजिंग वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में, या हम बात करें एयर कंडीशन में, ये CFC गैस का प्रयोग करते हैं। ये कहीं ना कहीं इस ओजोन लेयर को बहुत क्षति पहुँचाती है, उसमें बहुत सारे छेद भी हो गए हैं, जिससे अगर ये सीधे आएगा सनलाइट तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारी होने की संभावना है, खासकर स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होने की बहुत संभावना रहती है। तो याद रखिएगा ओजोन लेयर किस मंडल में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर पूछा जाए क्या अवशोषित करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रा वायलेट रेजेस को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जानने से पहले अगर आप जानना चाह रहे हैं एक्सरे, तो बिल्कुल भाई सुनील जी, एक्सरे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रोंटिजन ने इसको इन्वेंट किया था, किसके द्वारा, रोंटिजन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ईयर्स पॉपुलेशन बेस इज कंसिडर्ड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन वाइल डिसाइडिंग द शेयर ऑफ स्टेट्स। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा तय करते हुए किस वर्ष का जनसंख्या आधार माना है। देखिए अगर हम बात करें 14th फाइनेंस कमीशन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्तमान में चल रहा है, कब तक चलेगा, ये 2015 से लेकर के 2020 तक है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अब 21वां आयोग आ गया, 21वां चल रहा है, 21वां, जिसके NK सिंह अध्यक्ष हैं। कौन हो जाएंगे, NK सिंह अध्यक्ष हो गए इसके। तो आप वर्तमान में NK सिंह हो गए 21वें वित्त आयोग के। नहीं बच्चे, 15वां वित्त आयोग होगा, 21वां नहीं होगा, 15वां, क्योंकि 14वें के YV रेड्डी और 15वें के हो गए आपके NK सिंह। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है
कि भाई राज्यों का हिस्सा तय करते हुए किस वर्ष जनसंख्या का आधार माना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1971। अब अगर पहला वित्त आयोग पूछा जाए कौन अध्यक्ष थे, तो केसी नियोगी अध्यक्ष थे, यह आपको याद रखना है। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 280 में है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए जो आपके फाइनेंस कमीशन से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का दूसरा विधि अधिकारी कौन होता है, ये पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या सीएजी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 में है और वो है आपके अटॉर्नी जनरल। अगर पूछा जाता है फर्स्ट अकाउंट ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो हम लोग तुरंत जाते हैं आर्टिकल 148 की तरफ। आर्टिकल 148 की तरफ फर्स्ट अकाउंट ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या हो जाता है आपका सीएजी, फर्स्ट अकाउंट ऑफिसर ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 1482-151, यानी कि 148 से लेकर के 151 तक उल्लेख किया गया है और महान्यायवादी को आर्टिकल नंबर 76 में एक्सप्लेन किया गया है। अब यहां पर पूछा गया है कि दूसरा, तो दूसरा विधि अधिकारी कौन हो गया बच्चे, सॉलिसिटर जनरल, जिसको हम लोग कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा सरकारी वकील भी कह सकते हैं। जो असिस्ट किसको करता है, ये असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर कभी पूछा जाएगा राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका एडवोकेट जनरल हो गया। और एडवोकेट जनरल का आर्टिकल अगर कभी पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 165 में एडवोकेट जनरल है। यहां तक बच्चे क्लियर हुआ सारे लोगों को? एक बार क्लियर हुआ तो थम्स अप करेंगे सारे लोग। क्लियर हो गया बच्चे? यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द पेशवा डायनेस्टी, ये पूछा गया है पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? बालाजी विश्वनाथ, माधवराव बल्लाल, नारायण राव या बाजीराव सेकंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से समझना है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है मराठा राज्य, मराठा राज्य भी पढ़ा हमने, शिवाजी ने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं मराठा संघ, यूनियन जिसको बोलते हैं। ये बेसिकली पेशवाओं के द्वारा संचालित हुआ, ये पेशवाओं के द्वारा संचालित हुआ। तो इसमें जो पहले पेशवा निकल के आते हैं वो बालाजी विश्वनाथ होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर कभी शिवाजी से क्वेश्चन पूछा जाए, जन्म कब हुआ? 1627 शिवनेरी के दुर्ग में। राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में, ठीक है, रायगढ़ में। अगर पूछा जाए मृत्यु कब हुई, तो 1680 में, ये भी रायगढ़ के किले में ही मृत्यु होती है। तो ये शिवाजी से संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछा जाए कभी आपसे अष्टप्रधान, देखिए ध्यान देना है, अष्टप्रधान किसके समय में थे? तो शिवाजी के मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान के नाम से जानी जाती थी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सही क्या हो गया? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, यानी कि जो एनाटॉमी है वो विज्ञान की एक शाखा है जो किससे संबंधित है? स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, या फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, एनिमल्स बिहेवियर, सेल्स एंड टिश्यूज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनाटॉमी की जब भी हम बात करते हैं, तो जब भी बच्चे कोई MBBS करते हैं तो उसमें ये बेसिक लेक्चर ही आपको बताया जाता है एनाटॉमी का, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दिस इज रिलेटेड टू एनाटॉमी। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईसा इज द स्टडी ऑफ, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ईसा की अगर हम बात करें, इट इज अ इंडियन स्केल असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, इंडियन स्केल असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? 2 अप्रैल को क्या होता है? इसका अवेयरनेस डे मनाया जाता है। बेसिकली एक बच्चों में होने वाली एक डिजीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ डिसऑर्डर। एक स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम से बच्चा घिरा हुआ रहता है और अपने आप में खोए हुए रहता है, तो इसको हम लोग ऑटिज्म कहते हैं। इसको अवेयरनेस के लिए 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। द आंसर इज ऑटिज्म। क्लियर है? कैंसर डे अगर कभी पूछा जाता है तो हम लोग जानते हैं कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे कैंसर डे कब मनाया जाता है। त्वचा के बारे में अगर कभी भी बात करते हैं तो जो सनलाइट होता है, जो आपकी सनलाइट है, उस सनलाइट को स्किन एब्जॉर्ब करती है और हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है साइस्टिग्रेल, जो कि इस सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करने का काम करती है।
एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर इसकी बात करते हैं, इसको डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग एलिजा बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरोवेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा तो एक बार थम्स अप करते चलेंगे और शेयर जरूर करते रहेंगे भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर देंगे। अगर क्लियर हो रहा है तो शेयर करते चलेंगे और थम्स अप कर देंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। न्यूमिस्मेटिक्स ये किसका अध्ययन है? हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उसके तहत हम लोग क्या कहते हैं, सिक्कों का अध्ययन किसके तहत करते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स के तहत करते हैं सिक्कों का अध्ययन, ठीक है बच्चे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सिक्कों की बात आई है तो जरूर हम बताएंगे। सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन अगर पूछे जाएंगे तो इंडो ग्रीक ने चलाए। किसने? इंडो ग्रीक ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन चलाए। अगर पूछा जाएगा सबसे पहले सबसे शुद्ध प्योर गोल्ड कॉइन किसने चलाए, तो कुषाण वंश का शासक है जिसका नाम है विम कटफिसस। क्या नाम है? विम से याद रखोगे, विम कटफिसस। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा सिक्के किसने इशू किए, तो गुप्ताज ने। किसने? गुप्ताज ने इशू किए। अगर पूछा जाएगा सिल्वर कॉइन किसने सबसे पहले इशू किए, सिल्वर कॉइन, तो गुप्त डायनेस्टी का महान शासक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसने सबसे पहले हु इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन फर्स्ट। क्लियर हो गई बच्चे बात यहाँ तक? तो कॉइन्स के बारे में क्वेश्चन आपका कोई भी आएगा तो आप इजीली यहाँ से लगा सकते हैं सही। द आंसर इज कॉइन रिलेटेड टू न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स हैव बीन देयर इन इंडिया सो फॉर। भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? 4, 5, 6, 7। देखिए हम लोग पहले तो जानते हैं, पहले जब भी बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, ठीक है। अंतिम भी जानते हैं, अंतिम जब भी बात करते हैं तो LK आडवाणी साहब की बात करते हैं, लालकृष्ण आडवाणी साहब की बात करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन नंबर ऑफ कितने हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। कैसे? समझिए। द फर्स्ट इज वल्लभ भाई पटेल, सेकेंड इज मोरारजी देसाई, एंड द थर्ड इज चौधरी चरण सिंह, एंड द फोर्थ इज जगजीवन राम, एंड द फिफ्थ इज यशवंत राव चौहान, एंड नेक्स्ट देवीलाल, एंड द लास्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाज लाल कृष्ण आडवाणी। ये आपको याद रखना है। लास्ट ये हैं, इनसे ऊपर देवीलाल हैं, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, दूसरे की बात आएगी मोरारजी देसाई हैं, चरण सिंह हैं, जगजीवन राम हैं, यशवंत राव चौहान हैं। आपको इजीली ये याद हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉस्टिक्स इज द, ये है क्या अकॉस्टिक्स? क्या स्टडी ऑफ प्लांट्स है, स्टडी ऑफ बोन्स है, स्टडी ऑफ नॉइज है, स्टडी ऑफ वेव्स है। जब ये होता है कि जो अकॉस्टिक कह सकते हैं अकॉस्टिक्स होता है, इस अकॉस्टिक्स में क्या किया जाता है कि जो वेव्स होती हैं वो बेसिकली लिक्विड में मूव करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल वेव्स। कैसी वेव्स? ये मैकेनिकल वेव्स लिक्विड में ये मूव करती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यांत्रिक तरंगे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब हड्डियों की बात आई है तो देखिए यहाँ पर जरूर हम बताएंगे, ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स होती हैं 206, न्यू बॉर्न बेबी में पूछा जाएगा 300। तो ये आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब पूछा जाता है स्केलेटल सिस्टम में एक होता है एक्सिल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होता है एपेंडिकुलर। तो एक्सिल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होती हैं और एपेंडिकुलर में 126 होती हैं। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये टोटल जा करके 206 हो जाती हैं। ये भी आपको बच्चे याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ सारे लोगों को? सारे लोगों को क्लियर हुआ हो तो एक बार थम्स अप कर देंगे बच्चे, थम्स अप कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन डिजीज इज रिलेटेड टू विच बॉडी पार्ट। जो एडिसन बीमारी है किस अंग से संबंधित होती है? किडनी, आई, लंग्स, लीवर। देखो इसको समझना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब भी हम एडिसन डिजीज की बात करते हैं बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एड्रीनल ग्लैंड। किससे? एड्रीनल ग्लैंड से ये रिलेटेड है, आपको याद रखना है। यानी कि ये अधिवृक्क ग्रंथि से, और एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? ये किडनी के ऊपर होती है। तो ये क्या हो गया आपका? एडिसन डिजीज रिलेटेड टू किडनी, आपको याद रखना है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर ट्रैकोमा अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ट्रैकोमा रिलेटेड टू आई। बेसिकली ये कॉर्निया को इफेक्ट करता है ट्रैकोमा। तो कॉर्निया किसका पार्ट हो गया? आंख का। और इसी कॉर्निया को आई डोनेशन में जब भी नेत्रदान किया जाता है तो कॉर्निया भाग को ही दान किया जाता है, ठीक है बच्चे। लंग्स की अगर बात करते हैं तो जब भी ट्यूबरक्लोसिस होता है
तो इनिशियली जो बॉडी पार्ट इफेक्टिव होता है वो आपका लंग्स होता है। लीवर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे लास्ट में खराब होती है कह सकते हैं। जो कोई बहुत लापरवाही करता है उसी का ही लीवर डैमेज होता है। और लीवर ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए बाइल, जो हमारा गाल ब्लैडर में बाइल इकट्ठा होता है, इस बाइल को भी निर्माण कहाँ पर होता है, इसी लीवर में होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गए बच्चे बात। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपेन हजारिका डैम कनेक्ट्स असम टू विच स्टेट? भूपेन हजारिका बांध असम को किस राज्य से जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। आंसर करिए। भूपेन हजारिका डैम जो है असम को किस राज्य से जोड़ने का काम करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हालांकि भूपेन हजारिका साहब को 2019 में इनको भारत रत्न भी दिया गया, इनके साथ नानाजी देशमुख को दिया गया। किसको? नानाजी देशमुख को दिया गया। और प्रणब मुखर्जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब को भी दिया गया। तो भारत रत्न अगर कभी पूछा जाएगा कितने लोगों को दिया जा सकता है एक साल में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 लोगों को ही एक साल में दिया जा सकता है, जो 2019 में आप लोगों ने 3 लोगों को देखा है। भूपेन हजारिका असम से ही हैं, तो असम को किस राज्य से बांध जोड़ता है? तो ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा, कैपिटल आपकी क्या हो जाती है? शिमला। आलू शोध संस्थान भी यहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है अगर कभी पूछा जाएगा तो कुफरी में है। ठीक है। जम्मू कश्मीर अब एक यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर राज्य कब बना था? 1954 में बना था। और ये 2019 31 अक्टूबर तक एक राज्य रहा, और इसके बाद में फिर ये यूटी के रूप में बन गया। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कभी पूछे जाएंगे तो जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। अब अगर वेस्ट बंगाल के बारे में कभी आपसे पूछा जाए बच्चे, तो इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये जो वेस्ट बंगाल है, कैपिटल है कोलकाता, किस नदी के किनारे अगर आएगा तो ये हुगली नदी के किनारे आएगा। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश हम लोग जानते हैं, अरुणाचल सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ पर होगा? तो सूर्य उदय सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का सूर्योदय में अंतर है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, कितना डिफरेंस है? तो 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है और उसके 2 घंटे बाद में आपका गुजरात में सूर्य का उदय होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, हेप्टोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों आपके एकदम सही हैं। देन द आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबोव, यानी कि कौन सा सही है? तो सभी के सभी आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी आई, डर्मेटोलॉजी स्किन एंड नेफ्रोलॉजी लीवर लिखा हुआ है। दिस इज द रॉन्ग। नेफ्रोलॉजी रिलेटेड टू किडनी। ठीक है, तो ये किडनी का नेफ्रोलॉजिस्ट, भाई किडनी का डॉक्टर क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। लीवर का डॉक्टर क्या कहलाता है? हम लोग कहते हैं या तो कहेंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, या हेप्टोलॉजी होता है इसका संबंधित। अभी हमने बताया अध्ययन जो किया जाता है हेप्टोलॉजी के तहत किया जाता है। हालांकि जो स्टमक के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम लोग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसमें लीवर का भी स्पेसिफिक डॉक्टर होता है। देन द आंसर विल बी ओनली डी इज नॉट करेक्ट, जो आपका मिसमैच है। क्लियर है बच्चे? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड। मांसपेशीय तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं, गायनिकोलॉजी कहते हैं, जीरेंटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए मांसपेशियों के अगर इसका जो तंत्र है इसके अध्ययन को अगर कभी भी पूछा जाएगा, जेनेटिक्स तो होगा नहीं, जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं होगा। अगर कभी जेनेटिक कोड की बात की जाए, किसने बनाया था? तो हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड बनाया, हरगोविंद खुराना साहब ने। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाता है तो हम लोग कहते हैं मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर गायनिकोलॉजी बिल्कुल नहीं होगा, जीरेंटोलॉजी तो ये वृद्धावस्था वाला हो गया अध्ययन, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो गया बच्चे?
मायोलॉजी इज द करेक्ट आंसर. स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड मायोलॉजी. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बुक वाज रिटन बाय. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पट्टाभी सीतारामैया, बी एन पांडे, व्योमेश चंद्र बनर्जी या विलियम बेटरवन. बहुत शानदार क्वेश्चन है. देखिए, कांग्रेस की अगर बात करेंगे, कांग्रेस वर्ड कहाँ का है, तो आप लोग याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका का. नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है कांग्रेस वर्ड, ये पॉइंट याद रखना है. कांग्रेस का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि लोगों का समूह. ग्रुप ऑफ पीपल्स के मतलब लोगों का समूह कांग्रेस का मतलब होता है, अर्थ होता है. अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पुस्तक जो लिखी गई, ये लिखी गई है बेसिकली पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा. व्योमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. द फर्स्ट सेशन वाज कंडक्टेड एट बॉम्बे. कहाँ पर हुआ था बच्चे? बॉम्बे में ये सेशन हुआ था. आपको याद रखना है, बम्बई में या बॉम्बे में हुआ था. और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी. और बम्बई में अगर वेन्यू पूछा जाए, कभी भी स्पेसिफिक पूछ दिया जाए, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ था. आपको याद रखना है. विलियम बेटरवन ये कांग्रेस के संस्थापक के जीवनीकार हैं. कांग्रेस के संस्थापक के जीवनीकार हैं बच्चे विलियम बेटरवन. यानी कि एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो हैं, ये कांग्रेस के फाउंडर माने जाते हैं. इनके जीवनीकार हो गए कौन? विलियम बेटरवन. ये भी आपको याद रखना है. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी कि इन द ईयर ऑफ इंडिया. ये पूछा गया भारत में इंटरनेट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1979 बिल्कुल नहीं है. सही आंसर क्या है बच्चे इसका? 1995. अगर कभी आपसे इंटरनेट के फादर पूछे जाएं, इन्वेंटर पूछे जाएं, तो हम लोग कहते हैं विंड सर्फ. आज भी कहते हैं, इन्हीं के नाम पर हम लोग नेट सर्फिंग करने जा रहे हैं. समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब अगर देखो इससे रिलेटेड आ जाए, WWW के खोजकर्ता कौन है, तो टिम बर्नर्स ली. ईमेल के पूछा जाएंगे, ईमेल के तो रे टॉमिल्सन. ठीक है. अगर कभी पूछा जाए वॉइस मेल के तो वी पॉल्सन. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद ही रखनी है, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है. विच गैसेज फॉर्म द प्लाज्मा इन प्लाज्मा टीबी. प्लाज्मा टीबी में कौन सी गैसें प्लाज्मा बनाती हैं? फटाफट आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए फटाफट. नियॉन एंड हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होगा, हाइड्रोजन है तो. हीलियम एंड ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगा. नियॉन एंड जेनॉन, दिस इज द करेक्ट आंसर. नियॉन एंड जेनॉन ये आपका करेक्ट आंसर है. हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं होगा. अब देखो ये सारी अक्री इनर्ट गैसेज हैं. नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन, ये सब आपकी इनर्ट अक्री गैसेज बोलते हैं. ऑक्सीजन के खोजकर्ता पूछे जाएंगे तो प्रिस्टले और सीले. क्या हो जाएगा बच्चे? प्रिस्टले और सीले ऑक्सीजन के ये इन्वेंटर हो जाएंगे, खोजकर्ता. अगर हाइड्रोजन के पूछे जाएंगे कभी भी, तो आप इजीली बता सकते हो कैवेंडिस. क्या बोल सकते हो? कैवेंडिस. ये हाइड्रोजन के हो जाएंगे. ये भी आपको याद रखना है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए आगे आपका WWW का. द वर्ल्ड वाइड वेब वाज क्रिएटेड इन. ये जो WWW है ये कब बनाया गया था? जिसके टिम बर्नर्स ली ने बनाया था. टिम बर्नर्स ली WWW के ये आविष्कारक हैं. अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1989. 1965 पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है. 1966 बहुत इंपॉर्टेंट है. लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिलता है. और मरणोपरांत सबसे पहले अगर भारत रत्न किसी को दिया गया तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था. ये भी आपको याद रखना है. क्लियर हो गई बात बच्चे यहाँ तक? 1982 अगर पूछा जाएगा तो नाबार्ड. अगर कभी नाबार्ड की बात आएगी तो नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था. ये भी आपको याद रखना है. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. हु डिजाइन सैटेलाइट फोन्स NAVIC टू फिशरमैन्स इन्वॉल्व्ड इन डीप सी फिशिंग. यानी कि जो गहरे समंदर में मछली पकड़ने में शामिल जो मछुआरे होते हैं, वो सैटेलाइट फोन नेविक किसने डिज़ाइन किया है? अभी रिसेंटली एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था. और इसको डिज़ाइन करने वाला है इसरो. कहाँ पर है इसरो हेडक्वार्टर? तो हम लोग कहते हैं बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है. आपको याद रखना है. कब स्थापना होती है? तो 1958 में
देखिए डीआरडीओ की स्थापना होती है, इसकी नहीं होती। डीआरडीओ की अगर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 58। फटाफट बताइए इसरो की स्थापना कब होती है? इससे 10 साल बाद में, इससे 11 साल बाद में? फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसरो की स्थापना कब होती है, आपको बताना है फटाफट। डीआरडीओ तो हो गया आपका ये 1958 में, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये आपका दिल्ली में है, लेकिन इसरो की बात करेंगे तो ये आपका बेंगलुरु में है। यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ बच्चे तो एक बार थम्स अप करेंगे सारे लोग, जल्दी से क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप करेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरोशिमा इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड ऑफ जापान? अब देखिए हिरोशिमा की अगर कभी बात आएगी तो 2-3 तारीखें याद रखनी है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। दोनों डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम फेंका था, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन में कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होन्शु आइलैंड पर। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेंका था। अगर नागासाकी पूछा जाए कहाँ पर है तो ये क्यूशू में है, ठीक है। अगर पूछा जाए जापान की कैपिटल टोक्यो कहाँ पर है तो ये भी आपकी होन्शु में हो जाएगी। अगर पूछा जाएगा जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तब भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, होन्शु हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। होकैडो भी वहाँ का है, क्यूशू भी है, शिकोको भी है, यानी कि बहुत सारे आइलैंड्स आपको जापान में यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर हो गई बच्चे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au या सभी? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पारा Hg कहा जाता है, इसका जो ओर है बहुत प्रसिद्ध, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज सिनेबार। और इससे एक जापान में एक बीमारी हुई थी, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं मिनीमाटा। कौन सी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मेरे ख्याल से नहीं तो कम से कम 30 से 40 बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। सिल्वर बिल्कुल चांदी Ag होता है। मैक्सिको इस चांदी के उत्पादन में एक अग्रणी कंट्री है। सोना की बात करते हैं तो सोना के बारे में देखिए चीन ही आएगा नंबर 1 पर। और सोना की अगर भारत में माइंस की बात करते हैं तो देखिए कर्नाटक के कोलार और हट्टी, ये आपकी गोल्ड की यहाँ पर माइंस हो गई, जो आपको याद रखना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया बच्चे? ऑल ऑफ द एबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तीस्ता, जल्दी से आंसर करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। तीस्ता की बात करेंगे तो कभी उत्तराखंड तो नहीं होगा, क्योंकि ये हमको नदी कहाँ की दिखती है, ये हमको नॉर्थ ईस्ट की नदी दिखती है, ये कभी भी हमको उत्तराखंड की नदी नहीं दिखती है। हालांकि उत्तराखंड में भी अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो उत्तराखंड का गठन की अगर कभी बातचीत करेंगे तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। भारत के 27वें राज्य के रूप में गठन हुआ था। अभी हाल ही में इसकी एक राजधानी दूसरी अनाउंस की गई, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी अभी तक गैरसेन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। तीस्ता की बात करेंगे तो ये सिक्किम में है, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो आपका सिक्किम में है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चेराव इज एन इम्पॉर्टेंट फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच स्टेट? चेराव किस राज्य के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप एग्जाम में बहुत इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी ट्राइब्स आती हैं तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन की तरफ से आती हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? मिजोरम। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए चपचार कुट, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, चपचार कुट उत्सव, तो ये भी आपका मिजोरम से संबंधित हो जाएगा। असम की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। देखिए कामाख्या टेम्पल भी आता है, असम कैपिटल दिसपुर हो जाती है, काजीरंगा, सोनाई रूपा, मानस, ये सभी के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी वहाँ पर हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए खगचंद चेंदा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश की अगर कभी बात करते हैं तो अभी हमने बताया सूर्योदय का प्रदेश है, ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी भी अगर कभी पूछा जाएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपकी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री एंड कैपिटल। कौन सा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कंट्री और कैपिटल का? इरिट्रिया के सामने लिखा हुआ है अस्मारा, बहरीन के सामने लिखा हुआ है पनामा, साइप्रस के सामने लिखा हुआ है निकोसिया, बरमुडा के सामने लिखा हुआ है हैमिल्टन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फटाफट आंसर करिए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर देश और राजधानी के गलत संयोजन की जब भी हम पहचान करते हैं तो याद रखिएगा, इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा है, बहरीन की कैपिटल पनामा नहीं है, बहरीन की कैपिटल बच्चे मनामा है। सो
ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन, देन द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। साइप्रस, निकोसिया, बर्मुडा, हैमिल्टन एंड बर्मुडा इज इन कैरेबियन कंट्री। ये कैसा है आपका? कैरेबियन कंट्री। हालांकि वर्ल्ड कप में भी एक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द असीरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फटाफट आंसर करिए। असीरगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अगर कभी यह पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि असीरगढ़ जो किला है इसको अकबर की सबसे अंतिम विजय है, अकबर की अंतिम विजय है, आपको याद रखना है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? अकबर ने इस किले को सोने की चाबियों से खोला था। किससे? सोने की चाबियों से। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, अंतिम विजय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असीरगढ़। राजस्थान बिल्कुल नहीं होगा। महाराष्ट्र के बारे में अगर कभी पूछा जाए था तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तमाशा यहाँ का लोक नृत्य हो जाता है, लोनार यहाँ की एक झील हो जाती है, लावड़ी भी यहाँ का नृत्य हो जाता है। यहाँ के सीएम शिवसेना के हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब हैं जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है बच्चे। गुजरात की अगर बातचीत की जाए तो विजय रूपानी है यहाँ के, और गुजरात के नरेंद्र मोदी साहब पहली बार 2001 में चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने थे। इतनी बात सारे लोगों को क्लियर हुई? यहाँ तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द एब्रिविएशन ATS स्टैंड्स फॉर। ATS का मतलब क्या होता है? देखो, एंटी टेररिज्म सेट तो कभी नहीं होता है, सेटअप भी नहीं होता है, सिस्टम भी नहीं होता। हमेशा हमने देखा है कि स्क्वाड होता है। एक विशेष किसी भी जांच के लिए किसी भी स्पेशल सेल एक बनाई जाती है पुलिस की, जिसको हम लोग ATS कहते हैं। बेसिकली ये टेररिज्म के लिए बनाई जाती है, स्पेशल होती है, जिसमें लोग सिविल ड्रेस में भी रहते हैं। बहुत सारा इनका एक खुफिया नेटवर्क होता है जो सारी की सारी जानकारी वहाँ पर कलेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डे की बात करेंगे तो ये आपका वेस्ट बंगाल में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तेलंगाना में भी नहीं है। गोवा में तो डाबोली में है, बिल्कुल नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे नागपुर में है आपका बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट। अभी हाल ही में बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी दिया गया, इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट। कुछ एयरपोर्ट्स के नाम आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह पूछा जाए लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री पूछा जाए तो बनारस में, राजीव गांधी पूछा जाए तो हैदराबाद में, छत्रपति शिवाजी पूछा जाएगा तो आपका मुंबई हो जाता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाएगा तो नई दिल्ली सारे लोग जानते हैं, अगर डाबोलिम पूछा जाए तो गोवा हो जाता है, अगर कभी आपसे वीर सुरेंद्र शाही पूछा जाए तो आपका उड़ीसा का हो जाता है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। वीर सावरकर पूछा जाए तो पोर्ट ब्लेयर हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको हमेशा जब भी एयरपोर्ट्स के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर कई सारे एयरपोर्ट्स एक A4 साइज पर आप लोग लिख लीजिए, और वहाँ पर जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर एक बार इसको चिपका लीजिए, ताकि आपको बार बार जब रिकॉल करेंगे, याद करते रहेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएंगे, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र, नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज द गिवर ऑफ प्लेजर? यानी कि खुशी का दाता किस नदी को कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? नर्मदा रिवर को कहते हैं। किसको कहते हैं? नर्मदा रिवर इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग खुशी का दाता नदी कहते हैं। अब नर्मदा अभी हमने बात की थी कहाँ से निकलती है बच्चे? ये अमरकंटक से निकलती है। कौन सा शहर है इसके किनारे? तो हमने अभी आपको बताया जबलपुर शहर है। इंदिरा सागर बांध इस पर है, बारगी डैम भी इसी पर है। तो ये सब नर्मदा नदी पर है। गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा जब निकलती है तो गंगा के नाम से नहीं निकलती है, गंगा निकलती है भागीरथी के नाम से। कहाँ पर ये गंगा के नाम से जानी जाती है? देवप्रयाग में, क्योंकि देवप्रयाग में इससे जब अलकनंदा मिलती है, कौन सी अलकनंदा, तब ये आगे फिर गंगा के नाम से जानी जाती है। और मैदानी भाग में गंगा कहाँ पर प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा हरिद्वार में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में। अगर टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, लेकिन इंडिया में अगर केवल इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2510 किलोमीटर इंडिया में लंबाई है। गोदावरी की बात करते हैं तो नासिक इसके किनारे, सिंधु की बात करते हैं
तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर यही इसी नदी का नाम आता है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इनिशियल साइट्स थे वो इनिशियल साइट्स आपके इसी रिवर के किनारे मोस्टली स्थित थे, इसीलिए उस सिविलाइजेशन को नोन बाय द नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ये भी आपको याद रखना। पंचनद की नदियों में जब भी हम बात करते हैं तो इसको शामिल नहीं करते हैं। पंचनद में JCRBS, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को रखते हैं। इंडस को हम लोग पंचनद में नहीं शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अगर कभी पूछा जाएगा तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर बच्चे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ अगर कभी पूछा जाएगा तो वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है बच्चे? वाराणसी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब अगर कभी मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं सोयाबीन का उत्पादन होता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोया प्रदेश कहते हैं। सबसे ज़्यादा वन भी यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा ट्राइब अगर पूछी जाए जनजाति तब भी आपकी यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क अगर पूछे जाते हैं तो भी वो कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, लालजी टंडन यहाँ पर गवर्नर हैं। केरल की अगर बात करते हैं, सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? केरल में ही आता है, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, इससे तेलंगाना बना हुआ है। कब? 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना बना है। और यहाँ का एक फोक डांस भी है जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल डांस कहेंगे, फोक डांस नहीं कहेंगे, क्लासिकल डांस है जिसको हम लोग कहते हैं कुचिपुड़ी। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो जो वेजिटेबल वाला जो इंस्टीट्यूट है ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। कानपुर के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपके पूछे गए एग्जाम में, मैं एक बार बता देता हूँ। NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है, कानपुर का है। ठीक है, उसके बाद में नेशनल पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कानपुर में है। लखनऊ से पूछा जाए CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब के सब आपके ये दोनों लखनऊ से हो गए, ये आपके दोनों किससे हो गए? कानपुर से हो गए। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स इन 17th लोकसभा फ्रॉम लोक जनशक्ति पार्टी? लोक जनशक्ति पार्टी मतलब रामविलास पासवान की पार्टी, जिसके सुपुत्र चिराग पासवान अब लोकसभा में इस पार्टी के नेता हैं माने जाते हैं। 17वीं लोकसभा में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं रामविलास पासवान जी, आपको याद रखना है। तो इनकी जो टोटल सीट्स थी 17वीं लोकसभा में वो कितनी थी? 6 सीटें थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लोकेटेड बरेली सिटी? बरेली देखो बहुत शानदार है। तुंगभद्रा तो ये साउथ की नदी हो गई बच्चे, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ पड़ता है। हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का एक शहर है बरेली, और बरेली रामगंगा के किनारे स्थित है। किसके किनारे है? रामगंगा के किनारे स्थित है, तो आंसर क्या हो गया? रामगंगा। नासिक यहाँ से, विजयवाड़ा यहाँ पर, और अगर विजयनगर कभी पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य जो है आपका वो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे था, ये आपको याद रखना है। बरेली देखिए रेजिन वर्क यानी कि लकड़ी के काम के लिए बहुत जाना जाता है। दूसरा सुरमा के लिए सुरमा नगरी के रूप में भी बरेली को जानते हैं। 1857 के विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? ये बरेली में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ श्रीदेवी? श्रीदेवी का वास्तविक नाम क्या था? श्री अन्ना अयंगर अयप्पन, या श्री अम्मा, या केवल अयप्पन, या श्री अम्मा अयंगर अयप्पन? फटाफट आंसर करोगे। अन्ना अम्मा दो हैं, देखो डिफरेंस है, एक में अम्मा अयंगर है, दूसरे में अन्ना अयंगर है। आंसर करिए भाई, क्या सही आंसर होना चाहिए बच्चे? देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे श्री अम्मा अयंगर अयप्पन, ये श्रीदेवी का नाम वास्तविक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूपा डैम सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सूपा बांध अगर कभी पूछा जाएगा तो आपका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? काली। काली नदी का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं शारदा नदी। अगर कभी पूछा जाता है बनबसा डैम, बनबसा, तो ये बनबसा डैम किस पर बना हुआ है? इसी शारदा नदी के ऊपर बना हुआ है, ये आपको जान लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच विटामिन इज नोन एज वाटर सल्यूबल विटामिन? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी हम वाटर सल्यूबल की कहते हैं तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? B and C, और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो A, D, E, K।
अब देखो एक कोड याद रखना है, रथ एक टॉफी, ठीक है, एक केमिकल नेम का एक कोड हो गया। रा से रेटिनॉल विटामिन ए हो गया, था से थायमीन विटामिन बी हो गया, ए से एस्कॉर्बिक विटामिन सी हो गया, का से कैल्सिफेरॉल विटामिन डी हो गया, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई हो गया, और फा से फिलोक्विनोन विटामिन के हो गया। ठीक है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी हो गया, जल में घुलनशील है। फॉलिक विटामिन B9 हो गया। ये दोनों के दोनों आपके, अगर हम बात करेंगे, ये दोनों के दोनों आपके जल में घुलनशील हो जाएंगे, क्योंकि ये बी है, ये सी है। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको दोनों आंसर सही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको अब इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग नन कर देते हैं, इसको हम लोग नन कर देते हैं, नन ऑफ दीज कर देते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक दोनों आप लगाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने केमिकल नेम बताया विटामिन सी एंड दिस इज विटामिन B9, बात समझ में आ गई। टोकोफेरॉल तो विटामिन आपका कह सकते हैं ई हो गया, जो कि आपका फैट सोल्यूबल है, एडक। बात समझ में आ गई बच्चे, इस क्वेश्चन को एकदम समस्या में मत पड़ेगा, एकदम यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नीचे ये चेंज कर दिया PDF में, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया अब आपका बच्चे, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हम लोग कह सकते हैं सही आंसर आपका दोनों हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों आपको लगाना है, मैं नया ड्राफ्ट करके आपको ये PDF में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन अवार्डी ऑफ बोथ द नोबेल प्राइज एंड भारत रत्न। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों के विजेता कौन है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। CB रमन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या सभी। देखो जवाहरलाल नेहरू साहब को कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, 1955 में भारत रत्न मिला है। इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न मिला है। तो इसीलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर CB रमन, जिनको कि 1954 में हो गया ये भारत रत्न और 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया बच्चे, चंद्रशेखर वेंकट रमन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस का यहाँ पर टारगेट पूरा होता है। तो अब जाते जाते मैं देखिए एक क्वेश्चन में मैंने वहाँ पर जो 2 ऑप्शंस हैं उसको आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, उनको करेक्ट करके आपको PDF मोड में वहाँ पर दे दूँगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं। लेकिन अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं देने वाला हूँ, CHSL का, CGL का और CPO, इनका मैं 40 डेज़ आपका एक प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ GS का, जो आप लोग 25 तारीख से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 25 तारीख से आपका ये क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, प्लस क्लास है। तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन जब भी आप लेंगे तो हमारा कोड AVSIR10 का यूज़ ज़रूर करेंगे, जिसके माध्यम से आपको 10% का बच्चे डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। और देखिए आप लोग ने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। वाईफाई स्टडी बैंक एग्ज़ाम, वाईफाई स्टडी SSC एग्ज़ाम, वाईफाई स्टडी CSIR नेट एंड UGC नेट, इन सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड डे। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना से सुरक्षित रहना है। कोरोना एक महामारी है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। तो सावधानी, सुरक्षा, सतर्कता ही इसका बचाव है। थैंक यू।